हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जो भी नया आयोग बन गया है, इसका कैलेंडर जारी होने वाला है इस मंथ में। होपफुली इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, क्योंकि वो अभी सेंटर वगैरह का डिसीजन कर रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया आदेश निकाला है कि आपको जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं या जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है उनमें ही एग्जाम करवाना है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो होपफुली इसका कैलेंडर भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 34 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। टेस्ट नंबर 35 अभी डिस्कस करेंगे हम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? पहला तो भारत है। भारत ने सबसे पहले इसका जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, इसमें पार्टिसिपेट करने से, इसमें इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था। फिर देखिए, ये BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में शी जिनपिंग ने शुरू किया था। और उनको लगता था कि ये चाइना को पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोप हो, एशिया हो, मिडल ईस्ट, सबसे जोड़ेगा और चीन को इसका बहुत फायदा मिलेगा। चीन का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में सप्लाई करने का ये पर्पज था। इसके लिए चीन ने बहुत सारे कंट्रीज को काफी उसने क्रेडिट भी दिया है, जो पैसा है देशों को ऋण दिया है, और ये सक्सेस इतना हो नहीं पाया। अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी रशिया में, कजान में। उसके बाद चीन ने ब्राजील से बात की है और ब्राजील ने मना कर दिया है चीन को इसमें शामिल होने से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन सा संगठन जारी करता है? देखिए, वायुमंडल में लंबे समय तक जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी सांद्रता को लेके और एक कार्यक्रम किया जाता है WMO की तरफ से। GAW कार्यक्रम है वो। GAW क्या है? ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच। ये कार्यक्रम करता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विभाग संगठन जो है, और ये बुलेटिन जारी करता है। शिगेरू इशिबा को निम्नलिखित में से किस देश का नया नेता चुना गया है? अभी रिसेंटली शिगेरू इशिबा ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। शिंजो आबे थे, शिंजो आबे को की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में ये जो दूसरे बने थे फूमियो किशिदा पे करप्शन के चार्जेस लगे और इकोनॉमिक चीजें उन्होंने सही से हैंडल नहीं की, ये उन पे आरोप लगे। और अब ये नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के शिगेरू इशिबा। अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑफर चल रहा है दिवाली को लेके। आप गूगल पे UPSSC या UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर GK टेस्ट सीरीज टाइप करके और आगे वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो ये आ जाता है, या फिर इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। ये रेगुलर टेस्ट सीरीज की प्राइस है, इस पे क्लिक जो करके ज्वाइन नहीं करना। ये नीचे अभी ऑफर प्राइस है दिवाली का, ये 50% ऑफ रखा है। तो जो इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 3 नवंबर तक रहेगा। ये 3 नवंबर के बाद फिर ये रेगुलर प्राइस इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका आपको ये लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोग मैसेज तो कमेंट करते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें, जबकि उसी के ऊपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक अवेलेबल है। या फिर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को लेके, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो भी आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा। इसरो और DBT के बीच का MOU किस आगामी मिशन के लिए प्रासंगिक है? इसरो और DBT के बीच में अभी एक MOU हुआ है, वो किस मिशन को लेके, और ये MOU साइन किया गया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और DBT क्या है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ये DBT, जो बायोडायवर्सिटी और इनको लेके और ये अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेके इन पे MOU हुआ है। और ये किस मिशन से रिलेटेड है? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको भेजना। और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री कौन सा मिशन भेजेगा? ये गगनयान।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आरबीआई क्या करता है, एक तरलता समायोजन सुविधा है, तरलता जिसको लिक्विडिटी तरलता समायोजन सुविधा, इसमें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को या मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है आरबीआई, उसको कहते हैं तरलता समायोजन सुविधा। इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर और जो मुद्रास्फीति की दरें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तरलता समायोजन सुविधा क्या है, इसमें जो ब्याज दरें और मुद्रास्फीति की दरें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, अपोजिट रहती है हमेशा इसमें, और ये आरबीआई करता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो खुले बाजार परिचालन है, खुले बाजार परिचालन में भी क्या होता है, जनता के पास जो उपलब्ध धन है उस पर असर पड़ता है इसका। या फिर हम इसकी बात करें, परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकता क्या है, परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकता जो नगद आरक्षित अनुपात है, जिसको कहा जाता है CLR, कैश लिक्विडिटी रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और जो SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात, इसमें मुद्रास्फीति या फिर जो अपस्फीति है उसके अनुसार इसको बढ़ाया और घटाया जाता है, CLR और SLR को। तो ये भी आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है। बैंक दर की बात करें हम, जो बैंक रेट है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो दर है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, वाणिज्य बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के पैसा उधार देता है, बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के। और जब बैंक दर बढ़ती है तो ब्याज दर भी बढ़ती है, और जब बैंक दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो इसको भी ध्यान में रखता है आरबीआई, इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम नैतिक प्रोत्साहन की बात करें तो आरबीआई बाजार में जो धन का संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए टाइम टाइम पे बैंकों से जो ऋण है उसको कंट्रोल करने के लिए कहता है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये चारों ही सही है। आरबीआई ये चारों काम करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। संघीय सरकार का अर्थ एक ऐसी सरकार से है जिसमें, ये संघ जो सरकार है उसका क्या है, संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है, एक तो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल पे जो रीजनल गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो पावर का विभाजन किया जाता है और इनके जो एक अधिकार क्षेत्र है वो स्वतंत्र रूप से वो अपने अधिकार क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट काम कर सके, यही इसी को ही कहा जाता है संघीय सरकार। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। संविधान द्वारा शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और जो क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है, दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, यही संघ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 217 से 219 चुनाव आयोग से संबंधित है। देखिए, ये बात सही है कि जो संविधान का भाग है 15, संविधान का भाग 15, उसमें आर्टिकल 324 से और 324 से 329 हमारे देश में निर्वाचन से संबंधित है। तो संविधान का जो देश में चुनाव आयोग है, चुनाव होगा, उससे संबंधित भाग 15 है और उसमें आर्टिकल 324 से 329 तक है। और इसी में है कि, और स्पेशली आर्टिकल 324 में मेंशन है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अभी देखिए, रिसेंटली हरियाणा में चुनाव हुआ। अब एक नई बात इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के को पता चली है कि अब वहां शुरू में जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे चल रही थी, बाद में वो लैग कर गई, बीजेपी लीड करने लगी। तो 8 बजे से ही और 9 बजे तक लगभग कोई 70 कोई 75 सीटों पे कांग्रेस पार्टी को आगे बता रहे थे। और ये बता कौन रहा था? जो देश का मीडिया है वो बता रहा था।
अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनके पास 8 बजे डेटा कहां से आया, जबकि पोलिंग की काउंटिंग ही 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू होती है। तो ये टीवी पे 8 बजे से ही दिखाने लग जाते हैं, स्पेशली 8:15 से तो ये दिखाने लग जाते हैं 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जब मतगणना ही 8:30 बजे शुरू होती है तो ये कहां से डेटा आ रहे हैं। और कई बार, इस बार जैसे हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ है, पहले दूसरी पार्टी के साथ बिहार में हुआ था कि 11 बजे तक उन्होंने जीत मान ली थी, बाद में नतीजे पलट गए। इस तरीके से ये मीडिया गड़बड़ कर रहा है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होने चाहिए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और 2 इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, ये भाग 11 नहीं है, भाग 15 है, और आर्टिकल 217 से 19 नहीं है, 324 से 329 है। और ये सही है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और 2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो दूसरा सही है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स कब लागू किया गया था? ये किसके लिए, किसको लेके है साइट्स? ये वन्य जीव और जो वनस्पति हैं उनकी जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसमें इंटरनेशनल व्यापार पे कन्वेंशन है। ये क्या कहता है? इसमें जो भी चाहे एनिमल हो, दोनों हैं इसमें, एनिमल या फिर प्लांट्स, दोनों कवर है इसमें। और जो भी प्रजाति के अस्तित्व को खतरा है वो ही इसमें कंसिडर किए गए हैं, ताकि उनको जो खतरा है वो उसको बचाया जा सके। वो चाहे पर्टिकुलर कोई एनिमल है उसकी प्रजाति हो या कोई प्लांट की स्पीसीज, उनको बचाने के लिए ही ये कन्वेंशन लाया गया। अब ये कब लागू हुआ था? इस कन्वेंशन की बात करें तो ये संधि थी, एक ट्रीटी हुई थी 1973 में, 1973 में ये संधि अपनाई गई थी और ये लागू हुई थी जुलाई 1975 में। 1 जुलाई 1975 को ये लागू हुई थी। देखिए, आप में से जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे रीच बढ़ती है, तो उससे हमारे भी रहता है कि ठीक है आप सीरियसली कर रहे हैं तैयारी, तो हम भी फिर आपकी रेगुलर तैयारी करवाते रहते हैं और वो अच्छा भी रहता है। हल्दिया तथा इलाहाबाद ये वाटरवेज हैं। जलमार्ग 1 बिल्कुल ये सही है। जो जलमार्ग पहला है वाटरवे, ये लगभग 1620 किलोमीटर का वाटरवे है हल्दिया से और इलाहाबाद तक। ये इसको गंगा वाटरवे भी कहते हैं, गंगा जलमार्ग। सदिया व दुबरी, सदिया और दुबरी के बीच में लगभग 891 किलोमीटर का है ये, अप्रोक्सीमेट 890 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है और ये वाटरवे सेकंड है, जलमार्ग संख्या 2। कोट्टापुरम से कोल्लम, कोट्टापुरम से कोल्लम ये केरल में जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। इसमें उद्योग मंडल या चंपकारा नहरें, जो फेमस लेक्स नहरें हैं, ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का है और ये भी सही है। अब अगर हम इसको और डीप में पढ़ें तो अगर वाटरवेज 4 की बात करें, जलमार्ग, चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो काकीनाडा से पुडुचेरी तक है, गोदावरी और कृष्णा नदी। इसके अलावा 5वां देखा जाए तो 5वां मतई नदी, महानदी डेल्टा है या फिर ब्रह्माणी रिवर है। ये जो पूर्वी तटीय नहर है वहां तक इसका विस्तार है 5वें का। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तीनों ही सही है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये जो कमेटी गठित की गई थी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए, जब पंचायती राज बना तो पंचायती राज में क्या हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी हो गई। और ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हो गई कि ये जो पंचायती राज संस्था है वो काफी कमजोर हो गई थी और इसके परिणाम ये निकले कि बिना जड़ की घास कहा जाने लगा था इसको। पंचायती राज को एक टाइम पे कहा जाता था कि ये वो घास है जिसकी जड़ें ही नहीं है,
क्योंकि इस पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। आज भी कई जगह आप देखते हैं नौकरशाही। तो ये कमेटी गठित की गई थी और ये जीवी के राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था 1985 में। आप और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको फुल लेंथ टेस्ट कल सेंड किया जाएगा 3 नवंबर को इवनिंग में। जो टाइम है फिक्स टाइम 7 से 9 के बीच में सेंड करते हैं, उसी टाइम आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा ये टेस्ट और इससे पहले वाला दोनों। थैंक यू वेरी मच।